हेलो दोस्तों, एक एग्जाम साइकिल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशुतोष कुमार सिद्धार्थ। आप लोगों का राज्य व्यवस्था चल रहा था, जिसमें हम कल देखे थे अनुच्छेद का भाग 2, जिसमें नागरिकता से संबंधित था, जो 5 से 11 तक था। आज उसी के आगे हम देखेंगे भाग 3, मूल अधिकार। पहले हम देखते हैं दोस्तों कि वर्तमान में जो मूल अधिकार है हमारे पास वह 6 है। कौन कौन से? पहला है समता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से आपका 18 तक है। इसके बाद जो दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, यह है आपका अनुच्छेद नंबर 19 से 22 तक। इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आपका 23 से 24 तक। इसके बाद आता है आपका धार्मिक एवं स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक एवं स्वतंत्रता का अधिकार यह है आपका आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक। इसके बाद सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार यह आपका 29 से 30 है। और लास्ट में आपका एक बचता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें आर्टिकल नंबर 32 आता है। पहले देखते हैं राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 6 मूल अधिकार हैं। भारतीय संविधान में कुल 6 मूल अधिकार हैं। मूल अधिकार है कौन कौन सा? पहला आ जाता है आपका समता का अधिकार। समता का अधिकार यह है आपका आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक। 14 से आर्टिकल 18 तक, यानी समता के अधिकार में आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक का उल्लेख किया गया है। इसके बाद जो आएगा हमारा दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार इसमें आता है हमारा आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक। 19 से आर्टिकल नंबर 22 तक। तीसरा जो है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार इसमें हमारा आर्टिकल नंबर 23 से 24 तक उल्लेख है। 23 से आर्टिकल 24 तक उल्लेख है। शोषण हो गया। अब हमारा आता है इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार जो है ये आर्टिकल आता है आपका 25 से 28 तक। 25 से आर्टिकल नंबर 28 तक। पांचवा जो है सांस्कृतिक एवं शिक्षा का उपचार। संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार।
संस्कृति शिक्षा का अधिकार। इसमें जो हमारा अनुच्छेद है 29 से 30 तक, आर्टिकल नंबर 29 से 30 तक, और जो हमारा अंतिम है 6वां, यह है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल नंबर 32। इसमें हमारा आर्टिकल नंबर जो 31 था, इसके पहले संपत्ति का अधिकार, उसको यहां से निकालकर अनुच्छेद 300 का में कानूनी अधिकार के तहत जोड़ा गया। इसको नोट कर लीजिए। इन सभी आर्टिकलों के बारे में डिटेल से जानेंगे, पहले इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद चलिए, हो गया होगा। भाग 3, मूल अधिकार। मूल अधिकार, इसमें आपका आर्टिकल 12 से 35 तक का उल्लेख है। 12 से 35 तक का इसमें उल्लेख है। पहले आर्टिकल नंबर 12 जान लेते हैं क्या है। आर्टिकल नंबर 12 में राज्य को भाषा से परिभाषित किया गया है, यानी इसके अंतर्गत मूल अधिकारों के संबंध में राज्य को परिभाषित किया गया है, यानी इसमें राज्य को परिभाषित किया गया है। क्योंकि मूल अधिकार नागरिकों को राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। मूल अधिकार नागरिकों को राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। राज्य के अंतर्गत भारत सरकार तथा संसद, राज्य सरकार तथा विधानमंडल, सभी स्थानीय निकाय एवं ऐसे सभी प्राधिकारी शामिल होते हैं जिन्हें संविधान या विधि के अंतर्गत नियम बनाने, कानून बनाने, आदेश जारी करने, अधिसूचना जारी करने आदि का अधिकार प्राप्त होता है। यह हमारा आर्टिकल नंबर 12 कहता है। देखते हैं पहले आर्टिकल नंबर 12। यह राज्य को परिभाषित करता है, यानी इसके अंतर्गत मूल अधिकारों के संबंध में मूल अधिकारों के संबंध में राज्य को परिभाषित किया गया है। राज्य को परिभाषित किया गया है। यानी आर्टिकल नंबर 12 में राज्य की परिभाषा से संबंधित है। राज्य को परिभाषित किया गया है। क्योंकि मूल अधिकार नागरिकों को नागरिकों को राज्य के विरुद्ध प्राप्त होता है।
क्योंकि मूल अधिकार नागरिकों को राज्य के विरुद्ध प्राप्त होता है। लेकिन जो है राज्य के अंतर्गत भारत सरकार, राज्य के अंतर्गत भारत सरकार, राज्य के अंतर्गत राज्य के अंतर्गत भारत सरकार तथा संसद तथा भारत सरकार तथा संसद, राज्य सरकार तथा राज्य सरकार तथा राज्य की विधानमंडल तथा राज्य की विधानमंडल, राज्य की विधानमंडल, राज्य की विधानमंडल, सभी स्थानीय निकाय, सभी स्थानीय निकाय सभी स्थानीय निकाय एवं ऐसे सभी स्थानीय निकाय एवं ऐसे सभी प्राधिकारी शामिल होते हैं। ऐसे सभी प्राधिकारी शामिल होते हैं जिन्हें संविधान या विधि के अंतर्गत संविधान या विधि के अंतर्गत विधि के अंतर्गत कानून बनाने, नियम बनाने, आदेश जारी करने अंतर्गत, इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद मिटाएं आगे। हो गया होगा। क्या था हमारा? जिन्हें संविधान या विधि के अंतर्गत जिन्हें संविधान या विधि के अंतर्गत नियम बनाने, कानून बनाने, नियम बनाने, कानून बनाने, आदेश जारी करने, तथा अधिसूचना जारी करने तथा
अधिसूचना 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 जारी करने आदि का अधिकार प्राप्त होता है। आदि का अधिकार प्राप्त होता है। आदि का अधिकार प्राप्त होता है। यानी जो आर्टिकल नंबर 12 है इसमें कहा गया है, ये तो पहले राज्य को परिभाषित कर रहा है। राज्य को कैसे परिभाषित कर रहा है? जैसे राज्य के अंतर्गत भारत सरकार तथा संसद, राज्य सरकार तथा विधानमंडल एवं सभी स्थानीय निकाय सभी स्थानीय निकाय एवं ऐसे सभी प्राधिकारी शामिल होते हैं जिन्हें संविधान या विधि के अंतर्गत कानून बनाने, नियम बनाने, आदेश जारी करने, अधिसूचना जारी करने आदि का अधिकार प्राप्त होता है। यह हमारा आर्टिकल नंबर 12 है। हम हर आर्टिकल को एकदम डिटेल से लेकर चलेंगे, किसी को ऊपर ऊपर से छोड़ेंगे नहीं। सभी को हम एकदम गहराई से लेकर आर्टिकल को चलेंगे जिससे समझ में आए। बुक में तो दे दिया है आर्टिकल नंबर 12 कि राज्य की परिभाषा। अब राज्य की परिभाषा क्या है, किसको परिभाषित कर रहा है, क्या है इसमें, ये डिटेल थोड़ी बता रहा है उसमें बुक में, बस दे दिया है। और आप लोग भी ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ के निकल जाते हैं, लेकिन हम डिटेल में आपको बताएंगे। आर्टिकल नंबर 12 नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं। चलिए, हो गया होगा। अब आता है हमारा अगला आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 13। क्या है हमारा? अनुच्छेद नंबर 13, आर्टिकल 13। इसमें क्या कहा गया है? मूल अधिकारों से असंगत विधियां, यानी मूल अधिकारों से असंगत विधियां बनाना। इसको भी पहले देख लेते हैं, इसका भी ओवरव्यू ले लेते हैं, इसके बाद आगे देखेंगे। यह कह रहा है कि इसे मूल अधिकारों के सुरक्षा कवच की संज्ञा दी गई है। आर्टिकल नंबर 13 को मूल अधिकारों के सुरक्षा की कवच की संज्ञा दिया गया है तथा इसके अंतर्गत न्यायालयों को, जिसे हाई कोर्ट प्लस सुप्रीम कोर्ट दोनों को मूल अधिकारों का प्रहरी बना दिया गया है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को मूल अधिकारों का प्रहरी बना दिया गया है। इसके अंतर्गत न्यायालयों को यह अधिकार प्रदान किया जाता है कि वह राज्य द्वारा निर्मित किसी भी ऐसे विधि को जो कि मूल अधिकारों से असंगत हो, जो ऐसे, फिर से देख लेते हैं। जैसे इसके अंतर्गत न्यायालय को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह राज्य द्वारा निर्मित किसी भी ऐसे विधि को जो कि मूल अधिकारों से असंगत हो उसे अवैध घोषित कर सकता है। न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकता है, अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से न्यायिक पुनरावलोकन की अभिव्यक्ति होती है। यह संविधान पूर्व तथा संविधान पश्चात दोनों विधियों पर लागू होता है। और ये जो अनुच्छेद नंबर 13 है, इसमें 3 सिद्धांत दिए गए हैं। कौन कौन सा सिद्धांत? आच्छादन या ग्रहण करने का सिद्धांत, दूसरा जो है पृथक्करणीयता का सिद्धांत, और जो तीसरा है आपका अधित्याग का सिद्धांत। इन तीनों के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले अनुच्छेद नंबर 13 लिखते हैं। मूल अधिकार से असंगत विधियां। मूल अधिकार से असंगत
विधियां, मूल अधिकार से असंगत विधियां। इसमें कहा गया है कि इसे मूल अधिकारों के सुरक्षा कवच की संज्ञा दी गई है। इसे मूल अधिकारों की सुरक्षा कवच की संज्ञा दी गई है। मूल अधिकारों की सुरक्षा कवच की संज्ञा दी गई है तथा इसके अंतर्गत न्यायालयों को जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट, दोनों को, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों को मूल अधिकार का प्रहरी बना दिया गया है। मूल अधिकार का प्रहरी बना दिया गया है। मूल अधिकार का प्रहरी बना दिया गया है, यानी जो आपका न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को मूल अधिकार का प्रहरी बना दिया गया है। और इसके अंतर्गत न्यायालय को यह अधिकार प्रदान किया जाता है कि इसके अंतर्गत न्यायालय को यह अधिकार प्रदान किया जाता है इसके अंतर्गत न्यायालय को यह अधिकार प्रदान किया जाता है कि वह राज्य द्वारा निर्मित किसी भी राज्य द्वारा निर्मित किसी भी ऐसे विधि को वह राज्य द्वारा निर्मित ऐसे किसी भी विधि को जो कि मूल अधिकारों से असंगत है, ऐसे किसी भी विधि को जो मूल अधिकारों से असंगत है, उसे न्यायालय अवैध घोषित कर सकता है। उसे न्यायालय असंगत हो उसे न्यायालय अवैध घोषित कर सकता है। न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकता है। यानी क्या कहा गया है इसमें? इसके अंतर्गत न्यायालय को यह अधिकार प्रदान किया जाता है कि वह राज्य द्वारा निर्मित किसी भी ऐसे विधि को मूल अधिकार से असंगत, राज्य द्वारा निर्मित किसी भी ऐसे विधि जो मूल अधिकारों से असंगत हो, उसे न्यायालय अवैध घोषित कर सकता है। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं।
चलिए आगे देखिए। अवैध घोषित कर सकता है, अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से न्यायिक पुनरावलोकन की अभिव्यक्ति होती है, अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से न्यायिक पुनरावलोकन की अभिव्यक्ति होती है। न्यायिक पुनरावलोकन की अभिव्यक्ति होती है। न्यायिक पुनरावलोकन की अभिव्यक्ति होती है। इसमें यह संविधान पूर्व तथा संविधान पश्चात दोनों विधियों पर लागू होता है। यह संविधान पूर्व तथा संविधान पश्चात, यह संविधान पूर्व तथा संविधान पश्चात दोनों विधियों पर लागू होता है। दोनों विधियों पर लागू होता है। विधियों पर दोनों विधियों पर लागू होता है, यानी अर्थात यह अप्रत्यक्ष रूप से न्यायिक पुनरावलोकन की अभिव्यक्ति करती है या होती है। यह संविधान पूर्व तथा संविधान पश्चात दोनों विधियों पर लागू होती है। इतना नोट करिए। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 13 में कुल कितने सिद्धांत हैं। चलिए हो गया होगा। तेरह में कुल 3 सिद्धांत हैं। तीन कौन कौन से सिद्धांत हैं? तीन कौन कौन सा सिद्धांत है? पहला है आपका आच्छादन या ग्रहण करने का सिद्धांत। आच्छादन या ग्रहण करने का सिद्धांत। करने का सिद्धांत। इसके बाद जो दूसरा है हमारा पृथक्करणीयता का सिद्धांत। पृथक्करणीयता का सिद्धांत। और जो हमारा तीसरा है अधित्याग का सिद्धांत। अधित्याग का सिद्धांत। यह आपका पहला हो गया, यह आपका दूसरा हो गया और यह आपका तीसरा। इन तीनों सिद्धांतों के बारे में हम डिटेल से देखेंगे। पहले हमारा आएगा आच्छादन या ग्रहण करने का सिद्धांत। आच्छादन या ग्रहण करने का सिद्धांत। पहले टेबल बना लीजिए इसको। आच्छादन या ग्रहण करने का सिद्धांत। चलिए आगे देखिए। पहला हमारा हेडिंग होगा आच्छादन या
ग्रहण करने का आच्छादन या ग्रहण करने का सिद्धांत। इसमें पहले इसका ओवरव्यू ले लेते हैं, यह क्या कह रहा है, इससे आशय क्या है हमारा, इसके बाद आगे लिखेंगे हम। इससे यह आशय है, यानी इसके अंतर्गत यह उपबंध किया गया है कि संविधान लागू होने के पूर्व कोई भी विधि यदि मूल अधिकारों से असंगत है तो वह स्वतः ही निष्क्रिय या समाप्त हो जाएगी, अर्थात यह ग्रहण अर्थात उस पर ग्रहण लग जाए, यानी जब वह स्वतः समाप्त हो जाएगा तो आच्छादन पर यानी ग्रहण करने का जो सिद्धांत है उस पर ग्रहण लग जाएगा। देखते हैं, पहले इसमें लिख लेते हैं। इसके अंतर्गत यह उपबंध किया गया है कि यह उपबंध किया गया है कि यह उपबंध किया गया है इसके अंतर्गत यह उपबंध किया गया है कि संविधान लागू होने के पूर्व संविधान लागू होने के पूर्व की कोई भी विधि संविधान लागू होने के पूर्व की कोई भी विधि लागू होने के पूर्व की कोई भी विधि यदि मूल अधिकारों से असंगत है तो मूल अधिकारों से असंगत है तो मूल अधिकारों से असंगत है तो वह स्वतः ही निष्क्रिय हो जाती है। वह स्वतः ही निष्क्रिय हो जाएगी, अर्थात उस पर ग्रहण लग जाएगा। उस पर ग्रहण लग जाएगा, यानी आच्छादन या ग्रहण करने का जो सिद्धांत है उसमें कहा गया है यह कि इसके अंतर्गत यह उत्पन्न किया गया है कि संविधान लागू होने के पूर्व की कोई भी विधि यदि मूल अधिकार से असंगत है तो वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगी या निष्क्रिय हो जाएगी, अर्थात उस पर ग्रहण लग जाएगा। यह हमारा आच्छादन का सिद्धांत हो। अब इसके बाद हमारा जो आएगा सिद्धांत पृथक्करणीयता का सिद्धांत, दूसरा नोट कर लीजिए इसमें पहले। चलिए, हो गया होगा, आगे देखते हैं। क्या है हमारा पृथक्करणीयता का सिद्धांत। इसमें यह कहा गया है कि राज्य द्वारा निर्मित विधि का कोई भी भाग यदि मूल अधिकारों से असंगत है तो न्यायालय के द्वारा केवल उसी भाग को अवैध घोषित किया जाएगा जो कि मूल अधिकारों से असंगत है, ना कि संपूर्ण विधि को, अर्थात मूल अधिकार से असंगत भाग को मूल विधि से पृथक कर दिया जाएगा। मूल अधिकारों के मूल विधि को पृथक कर दिया, अलग कर दिया जाएगा। पहले इसको भी देख लेते हैं, लिख लेते हैं। वह राज्य द्वारा निर्मित विधि का कोई भाग
राज्य द्वारा निर्मित विधि का कोई भाग यदि मूल अधिकार से असंगत है तो, यदि मूल अधिकार से असंगत है तो मूल अधिकार से असंगत है तो न्यायालय के द्वारा केवल उसी को अवैध घोषित किया जाएगा। न्यायालय के द्वारा केवल उसी को अवैध घोषित किया जाएगा। केवल उसी को अवैध घोषित किया जाएगा जो कि मूल अधिकारों से असंगत है। जो कि मूल अधिकारों से असंगत है। मूल अधिकारों से क्या है? असंगत है। मूल अधिकारों से असंगत है, ना कि संपूर्ण विधि को असंगत है, ना कि संपूर्ण विधि को, ना कि संपूर्ण विधि को अर्थात मूल अधिकार से असंगत भाग को, अर्थात मूल अधिकार से असंगत भाग को, मूल अधिकार से असंगत भाग को मूल अधिकार से असंगत भाग को मूल विधि से पृथक कर दिया जाता है। मूल विधि से पृथक कर दिया जाता है। पृथक कर दिया जाता है। इसमें क्या कर रहा है? राज्य द्वारा निर्मित विधि का कोई भी भाग मूल अधिकार से असंगत है, तो न्यायालय के द्वारा केवल उसी भाग को अवैध घोषित किया जाएगा जो कि मूल अधिकारों से असंगत है, न कि संपूर्ण विधि को। यानी संपूर्ण विधि को हम अवैध घोषित नहीं कर सकते हैं जो कि मूल अधिकारों से असंगत है। अर्थात मूल अधिकार से असंगत भाग को मूल विधि से पृथक किया जाता है। मूल अधिकार से असंगत भाग को मूल विधि से अलग कर दिया जाता है। यह हमारा दूसरा सिद्धांत हुआ। और तीसरा जो सिद्धांत है हमारा अधित्याग का सिद्धांत, पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए, हो गया होगा। तीसरा हमारा अधित्याग का सिद्धांत। अधित्याग का सिद्धांत, इसमें यह कहा गया है कि इसके अंतर्गत यह उपबंध किया गया है कि नागरिकों के द्वारा अपने मूल अधिकारों का परित्याग नहीं किया जाएगा। यह कहा गया है, इसके अंतर्गत यह उपबंध किया गया है कि नागरिकों के द्वारा मूल अधिकारों का परित्याग नहीं किया जाएगा। इसके अंतर्गत यह उपबंध किया गया है कि
इसके अंतर्गत यह उपबंध किया गया है कि नागरिकों के द्वारा यह उपबंध किया गया है कि नागरिकों के द्वारा अपने मूल अधिकारों का परित्याग नहीं किया जा सकता। अपने मूल अधिकारों का परित्याग नहीं किया जा सकता। यानी इसके अंतर्गत यह उपबंध किया गया है कि नागरिकों के द्वारा अपने मूल अधिकारों का परित्याग नहीं किया जा सकता। यानी नागरिक जो है अपने अधिकार को परित्याग नहीं कर सकता है, छोड़ नहीं सकता है। यह हमारा आर्टिकल नंबर 12 और 13 हुआ। अब नेक्स्ट देखेंगे हम अगले दिन आपका मूल अधिकार जो बताए 6 भी आपको: समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इनका डिटेल हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 14 से। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर हम रोकते हैं। यह वीडियो देखिएगा, आप लोगों के लिए अगर हेल्पफुल लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। अपना जो सुझाव है कमेंट के माध्यम से हमें दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।